एवरीवन, ये है मास्टर द स्केचिंग सीरीज का एपिसोड 8 और मेरा नाम है आदर्श। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे थंबनेल स्केचिंग के बारे में। आपने मेरे मुंह से कई बार इस वर्ड को ऑलरेडी सुन रखा है कि थंबनेल स्केचिंग में हम कंपोजिशन को समझते हैं, डिफरेंट कलर्ड मीडियम्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखते हैं, लेकिन इसको करते कैसे हैं आज हम इसी के बारे में डीपली समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग कंपोजिशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंपोजिशन मतलब कोई भी चीज़ को आपको सही तरीके से अरेंज करना। आप कपड़े पहनते हो तो उसको जब तक आप सही फॉर्मेट में सही कलर कॉम्बिनेशन के साथ नहीं पहनने वाले, तब तक आपके कपड़े एकदम से आपके ऊपर अच्छे नहीं लगने वाले। आप चाहे इतने महंगे कपड़े पहन लो, वो गंदे ही लगेंगे। उसी तरह आपने सुना होगा म्यूजिक कंपोजर, पिक्चर्स फिल्म बनती है तो उसमें भी कंपोज करना, मतलब जिस चीज़ को कंपोज करने का बेसिक मतलब होता है जहाँ पे हम चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करें ताकि वह सुनने में देखने में अच्छी लगे। एक नॉर्मल पर्सन डांस करता है, हम बारात में भी देखते हैं जो डांस करते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन वहीं एक कोरियोग्राफर डांस को, अपने मूव्स को अलग अलग तरीके से ट्राई करके देखता है कि किस गाने के बीट पर कौन सा डांस स्टेप सूटेबल रहेगा, तो वो कंपोज कर रहा है वहाँ पे। तो ये थंबनेल स्केचिंग है। यहाँ पे भी हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखते हैं कि मान लीजिए हम एक लैंडस्केप बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई पेड़ है तो उसकी क्या हम थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दें ताकि वह थोड़ा अच्छा लगे। या कोई हम ऐसा विलेज का सीन बना रहे हैं, मान लो उसमें 10-15 ठो आदमी बैठे हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि उसमें आदमियों की संख्या थोड़ा कम कर दें। या कहीं पे खम्मा लगा है, उसको हमको लग रहा है कि थोड़ा ये हटा दे तो ज़्यादा बेहतर लग सकता है, तो हम उसको हटा के देखते हैं। तो इस टाइप की थंबनेल स्केचिंग्स होती हैं। जिस तरीके से यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं उसी तरीके से कुछ थंबनेल स्केचिंग्स होती है जहाँ पे हम बॉक्सेस में कंपोजिशन को कंपोज करके देखते हैं। क्योंकि आप जो भी टूल, मतलब जो भी आप पेपर यूज़ करते हो या कैनवास यूज़ करते हो, तो वो किसी न किसी रेशियो में रहता है, उसकी एक लिमिटेड हाइट और विड्थ रहती है, हम उसी के अकॉर्डिंग कंपोजिशन करते हैं। वैसे हम जब नॉर्मल स्केचिंग करते हैं तो हम फ्रीली करते हैं, हमारे पास पूरा पेपर रहता है। कहीं पे कोई स्केच बहुत छोटा बना दिया, कहीं पे कोई स्केच बहुत बड़ा बना दिया, कहीं पे हम दो स्केचेस को आपस में आसपास इतना जोड़ते हैं कि वह थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ 10-15 ठो अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ, उसको हम एक डूडल जिस टाइप से, मतलब एक पैटर्न, एक अलग तरीके से डिज़ाइन सी बन जाती है। तो वो सारी चीज़ें हम अलग तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन गोल रहता है कि जो हमारा रेशियो है, मान लो हम 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई का एक बॉक्स लें जिसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर है, तो हम उसमें किस तरीके से किस चीज़ को कहाँ पे अरेंज करें कि वो देखने में अच्छी लगे और जो उसके प्रोपोर्शन से वह भी सही तरीके से रहे। तो और आज हम वाटर कलर की हेल्प से भी सारी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव करता है कलर मीडियम के लेवल पर, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलर मीडियम माना जाता है। और कंपोजिशन को जब आप करते हो तो वहाँ पे कई बार ऐसा मन भी होता है कि हम कलर को करके देखें। तो आज हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें करने वाले हैं और वाटर कलर के बारे में भी कुछ बेसिक्स को समझेंगे ताकि आप वाटर कलर का यूज़ करना भी सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पेपर को अभी लगा के रखा है जिसमें मैं डेली स्केचेस बनाता हूँ। थोड़े से स्केचेस में दिखा भी देता हूँ। तो इस टाइप के स्केचेस मैं डेली बनाता रहता हूँ। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा वैल्यूज़ को स्टडी किया है। और ये वाला एक सीन है जो कि मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी फेमस कहानी मंत्र से लिया गया है, जिसमें एक पर्सन है जो अपने दोस्तों को सांप दिखाता है। तो काफ़ी अच्छा सीन था। तो मैंने ये सारी चीज़ की। यहाँ पे मैंने कुछ जो इंडियन आर्किटेक्चर हैं, जो ये हम्पी का कोणार्क सूर्य मंदिर का जो हमारे नोट पे भी छपा रहता है, तो ये सारे स्केचेस हैं। तो इस टाइप के स्केचेस हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग पैलेसेस और जो इंडियन आर्किटेक्चर्स हैं उनको मैंने स्केच किया है। और आज हम थंबनेल स्केचिंग करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ थंबनेल स्केचेस कुछ इसी टाइप के होते हैं जैसे कि ये वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइव थंबनेल स्केचेस भी पीछे किए हुए हैं। 1 मिनट रुकना। यहाँ पे मैंने कुछ सीन्स में से, जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं तो आप स्केचेस करो तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई रेफरेंस फ़ोटो गूगल से ही निकालनी पड़े। आप कोई मूवी सीन देख रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप तभी समझोगे कि जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर मन भी होगा हाँ ये रहे।
तो ये सारे स्केचेस मैंने लाइव जाके किए थे, हमारे गांव के बाहर मैंने लाइव जाके ये सारे स्केचेस किए थे। तो अब हम लोग कुछ पहले बेसिक स्केचेस करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग थंबनेल स्केचेस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वाटर कलर की हेल्प से भी इनको करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना जो फ्रेम है उसको बना लेना है कि आपको हॉरिजॉन्टली बनाना है या वर्टिकली बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले पेंसिल की हेल्प से एक अपना फ्रेम बना लेते हैं कि किस तरीके से हमको अपने स्केचेस को बनाना है। शायद इससे आपको क्लियर ना दिखे तो मैं पेन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले स्केचेस बनाने कुछ इस टाइप से आपको पहले बॉक्स बना लेना है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो रूल ऑफ थर्ड्स हम पहले समझ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आप लाइंस को अरेंज कर सकते हो, जिसमें हम अपने बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरीके से, 3 पार्ट में वर्टिकली। और यहाँ पे मैंने लाइंस को काफ़ी ज़्यादा लाइट खींचा है। जब आप इसको बहुत नज़दीक से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लाइन को खींचा गया है। इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। और यही रूल जब आप जो लूमिस मेथड होता है तो वहाँ पे अभी यूज़ करते हो अपने चेहरे को 3 पार्ट में डिवाइड करके, जहाँ पे एक आपका ये रहता है जहाँ पे हेयर लाइन से आपका नोज इधर अदर आईब्रोज तक रहता है, दूसरा आईब्रोज से नोज बॉटम तक, तीसरा चिन तक। तो इस पार्ट को आप इसको भी हम रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा इसको कैमरे को ऊपर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक स्केच, जैसे कि यहाँ पे मैं इमेजिनेशन से अब ये चीज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरे आप गांव का सीन ही समझ लो, क्योंकि मैं अपने गांव में काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफी किया हूँ और फ़ोन से ही किया हूँ, क्योंकि मेरे पास कैमरा तो है नहीं, लेकिन फ़ोन से ही काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी में कर लेता हूँ। और मेरा इंस्टा पे इसका पेज भी है जहाँ पे मैं अपने गांव की जो डॉक्यूमेंटेशन है, गांव की सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं तो उनको मैं फ़ोटो क्लिक करके डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा स्केल का यूज़ करके, पर्सपेक्टिव का यूज़ करके थोड़ा सा डेप्थ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने रास्ते को बनाया है, अब यहाँ पे मैं जैसे कि रास्ते पर खड़ा हूँ तो मेरे पास रास्ता कितना लंबा है, और जैसे जैसे रास्ता दूर हो गया तो ये पीछे की तरफ छोटा होता चला गया। और जो दूर के जो पेड़ हैं उसमें आपको जब हम वाटर कलर से करेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि किस तरीके से उसमें डेप्थ को भी दिखाते हैं। और इन्हीं सीन्स में से हम किसी सीन को अभी वाटर कलर्स में 1-2 सीन को करके भी देखेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा नज़दीक वाला पेड़ है, तो अब पीछे वाले पेड़ को हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस वाले पेड़ में थोड़ा सा वॉल्यूम को ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और ऐसा हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो 1-2 पेड़ इस साइड भी ऐड कर सकते हो, बस यहाँ पे आपको हम ऐसा करके भी अभी देखते हैं। देखिए, थंबनेल स्केचिंग का मतलब होता है, और आज के टाइम पे एआई इस चीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। थंबनेल स्केचेस जब आप करते हो तो वहाँ पे आप पहले मैनुअली सारी चीज़ें करके देखते थे, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं चाहूँ कि यहाँ पे थोड़ा एक घास का कुछ ऐसा ऐड किया जाए कि जो घास का पेड़ लगे, घास का ढेर है या कुछ वैसे जंगली पेड़ लगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सीन आपको अजीब सा भी लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्केचिंग कर रहे हो जिसमें टाइम कम लगता है। तो ये सारी चीज़ें पहले हम मैनुअली करते थे, लेकिन अब एआई का ज़माना है तो एआई का यूज़ करके भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ पे हम एआई को प्रॉम्प्ट लिख के इंस्ट्रक्शन दे के समझ सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये यहाँ से झाड़ियाँ हटा के यहाँ पे कोई हाउस बना दूँ या पिलर बना दूँ, तो वो सारी चीज़ें एआई ईजीली कर देता है, और आप भी उस चीज़ को ईजीली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बार बार आपको पेपर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की जो हम मैनुअली करते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम लोग वर्क इसलिए ही करते हैं ताकि क्योंकि हमें उसमें मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो मज़ा आता है उसी प्रोसेस के लिए हम जब करते हैं तो हमें फिर मैनुअली करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसको हम एंजॉय करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैनुअली भी किया करो। बाकी आपको जैसे फाइनल पेंटिंग बना रहे हो, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से एआई को प्रॉम्प्ट देके, मान लीजिए आपने ये सीन बनाया, इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपने एआई को दी या कहीं से फ़ोटो क्लिक की, तो उसमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, जो कि मैं भी कभी कभी करता हूँ केवल सीन को देखने के लिए कि किस तरीके से अच्छा लग रहा है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ 1-2 पर्सन को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे एक मैंने कोई बूढ़े, मान लो कोई ओल्ड मैन है जो कि डंडा लेके जा रहे हैं, तो मैंने उनको ऐड कर दिया।
यहाँ पीछे की तरफ एक और हमने किसी पर्सन को ऐड कर दिया। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन होना ही चाहिए। अब यहाँ पे इसकी शैडो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लट्ठे हैं, तो यहाँ पे अब क्या फील हो रहा है कि जो सनलाइट है वो कुछ इस डायरेक्शन से आ रही है आपके पेपर पर या आपके सीन पर। तो यहाँ पे जो जो ये झाड़ियाँ हैं, ये जो पोल्स लगे हैं लकड़ी के डंडे, तो ये सारी चीज़ें आपके डार्क रहेंगी। तो इस टाइप से आप थंबनेल स्केचेस करते हो। अब यहाँ पे हम एक और दूसरे सीन को भी स्केच करके देखते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। जो कि ऐसा है कि देखिए, जब मैं यहाँ पे मैं मोस्टली अपने गांव से रिलेटेड ही सीन स्केच करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें बसी हैं, क्योंकि मैंने उनको डेली स्केच किया है। आउटडोर जाके उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके घर पे भी मैंने उन चीज़ों को स्केच किया है। और जो आपकी इमेजिनेशन पावर है वो तभी डेवलप होती है जब आप डेली स्केच करते हो, और आप केवल उन्हीं चीज़ों को स्केच कर पाते हो मन से जिनमें आपने कई बार स्केच कर लिया है। पर ये पॉइंट्स ऑलरेडी मैं कई बार अपने वीडियोस में, अपने शॉर्ट वीडियोस में, अपनी जो मैं पोस्ट डालता हूँ उसमें ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि हाँ, मान लीजिए मैंने ह्यूमन के फिगर्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है और स्केचिंग की है, तो वहाँ पे मुझे पता है कि हाँ, हाथ की मूवमेंट, अब जैसे कि जो ह्यूमन का पैर होता है तो वो कुछ इस तरीके से रहता है कि मतलब जो नीचे वाला, घुटने के नीचे वाला पार्ट ये घुटना रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसा रहता है, फिर एकदम नीचे की तरफ पतला रहता है। तो ऐसे ही हमारे हाथ भी रहते हैं, हमारे पैर भी रहते हैं। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि, और इसलिए आप स्केचेस करते हो तो स्केचेस का मतलब केवल ये नहीं कि आपने बस ड्रॉ कर दिया, वहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो सीन है उसमें ये लाइन अगर खींच रहे हो तो क्यों खींच रहे हो। अब ये पैर रहा तो आप इसको जब तक समझोगे कि नहीं कि हाँ, ये जो थाई वाला पार्ट है ये थोड़ा मोटा है, फिर ये नीचे वाला पार्ट है तो ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा कोई हड्डी टाइप की रहती है, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद में देखनी पड़ेंगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, और साथ में आपको उसको बार बार बना के भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी। और ये सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं है कि डेली आप 10 घंटे प्रैक्टिस करो, 20 घंटे, क्योंकि सभी लोगों के प्रोफेशन भी अलग अलग हैं। हालांकि मैं भी जब शुरू किया था तब मैं भी, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, अभी लास्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो वहाँ पे अभी सारी चीज़ों को मैनेज करना, एग्ज़ाम चलते हैं तो वहाँ पे बहुत से लोगों के साथ ये रहता है कि कोई जॉब से रिलेटेड है, कोई हाउसवाइफ है, तो यहाँ पे जो स्केचेस रहते हैं उनको आप डेली आधा घंटे भी करते रहो तो भी आपको काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बस एक चीज़ रहती है कि जब आप फंडामेंटल्स पर वर्क करते हो, यानी कि लाइंस को समझना, एंगल को समझना। अब मान लीजिए ये लाइन इतनी लंबी है, मान लीजिए इसको हम मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली लाइन इसकी लगभग आधी है, लेकिन आधी से थोड़ी सी छोटी है, तो इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए अब इनके बीच में क्या एंगल है। तो वो सारी चीज़ें आप जब देखोगे, जो ड्राइंग है वो सब्जेक्ट है टोटली आपके देखने के ऊपर। जब आप देखना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। अब यहाँ पे ये रास्ता है तो इसकी रास्ता थोड़ा मैदान से ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे कुछ ईंटें वगैरह लगी है। अब यहाँ पे जो घास फूस है तो उसको मैं थोड़ा लाइटली पेन का प्रेशर हैंडल करते हुए इस चीज़ को कर रहा हूँ। और मैं पेन स्केचिंग के ऊपर अभी जो यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है उस पर एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ, जिसमें पेन स्केचेस की बेसिस के बारे में कि किस तरीके से आपको पेन को हैंडल करना है, पेन स्केचेस को करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा घास को भी ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से उसमें पेन स्केचिंग के बारे में कम्प्लीटली सारी चीज़ें कवर की गई। और इसी चैनल पर और इंस्टाग्राम पर भी यही सेम, आप चैनल का नाम डालोगे यूट्यूब वाली का तो वहाँ पे भी आपको अकाउंट ईजिली मिल जाएगा, आर्टिस्ट आदर्श द्विवेदी के नाम से। तो वहाँ पे अभी वो सीरीज़ रन हो रही है जो कि 30 डेज़ की, जिसमें हम फंडामेंटल्स को भी समझेंगे और साथ में कुछ बेसिक पेन स्केचिंग के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को पेन स्केचिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं, ये एक मंदिर का गेट है जो कि हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है, यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है, तो इस मंदिर के गेट को मैंने यहाँ पे स्केच किया है। और यहाँ पे जो पेड़ हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है, तो आप अपने गांव में कोई भी चीज़ कर सकते हो। और ये स्केचेस आपको ना केवल जैसे कि अभी आपने बनाया, और इन फ्यूचर आप कोई ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसमें आपको लगे कि मैं इसमें से कोई भी चीज़ वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ।
मान लीजिए मैंने कोई पेंटिंग बनाई, उसमें मैं चाहूँ कि इस तरीके से कोई गेट ऐड किया जाए जिसके अंदर जाके फिर कुछ अंदर की तरफ गांव का मंदिर हो या कुछ भी हो, या कोई भी ऐसा सीन आप समझ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, तो उस सीन को आप इजीली यहाँ पे स्केच जब कर लिए हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारे स्केचेस। और एक और चीज़, इस वीडियो में आपको जो स्केचेस के साथ एंटरटेनमेंट काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ वीडियो इंस्टा यूट्यूब पर इस तरीके से डले रहते हैं जिसमें गाना बजता है और बस स्केच होता है। लेकिन हमारा ऐसा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव तो ये है कि आप जो भी देख रहे हो उसको सीखो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आगे हम और भी चीज़ें वाटर कलर के बारे में भी कवर करने वाले हैं। तो अब ये स्केच मैं अभी यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ ऐसे गुलदस्ते वगैरह ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे इतने ज़्यादा वो विजिबल नहीं होंगे क्योंकि सारा यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक है, डार्क डार्क है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा घास को, झाड़ियों को ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसा आप देखते रहते हो। और पेड़ों को भी ऑब्जर्व किया करो, क्योंकि पेड़ों का आकार जो आप देखते हो वो एक्चुअल में होता ही नहीं है। हम लोग कुछ बचपन से इस टाइप के पेड़ बनाते हैं जहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बस ऐसे दो चार ऐसी लाइनें खींची और ऐसे ऐसे करके ये पेड़ बना दिया, लेकिन पेड़ एक्चुअल में ऐसे दिखते ही नहीं है। हाँ, एक रफली आप सिंबॉलिक अगर समझना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ पेड़ इस तरीके से दिखते हैं। अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं। जो पेड़ों का आकार रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। तो आपको पेड़ों को ऑब्जर्व करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं। आप केवल एक रूल जिसका नाम है ड्रॉ व्हाट यू सी, मतलब जो आप देख रहे हो क्या उसको आप ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं। केवल आप इस रूल को जब मास्टर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं थोड़ा फनी वे में भी बोल देता हूँ कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो थोड़ा मैं वॉइस को बहुत अच्छे से ऐसे बोलता हूँ कि ओ ऐसा तो चलता रहेगा हमारा सुनने में। लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझिए कि अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा एकदम बन के बोलूँ कि ऐसा कीजिए फिर आप ऐसा कर लीजिए, तो आपको शायद समझने में प्रॉब्लम हो। यहाँ पे इसलिए ही मैं कैजुअली आपके साथ बात कर रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबली फील कर सको। और इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लाइफ को क्रिटिकल कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे हेल्थ के ऊपर वर्क करना है तो हम पहले से ही वो बना लेते हैं शेड्यूल, मुझे 4 घंटे वर्कआउट करना है, मुझे फिर ये खाना है, फिर वो खाना है, फिर शुगर अवॉइड करनी है, मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे ये करना है वो करना है, बहुत सारा क्रिटिकल कर लेते हैं। और फिर हम इतनी सारी चीज़ें देख के घबरा भी जाते हैं कि यार मुझे तो ये सारी चीज़ें करनी है, अब मैं इनको करूँगा कैसे। और इसी चक्कर में कोई भी चीज़ नहीं होती। इसलिए आपको लाइफ को बहुत सिंपल रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो तो डेली आधा घंटे 10 मिनट 15 मिनट स्केचेस कीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो एक आदत बनेगी कि हाँ मुझे डेली करना है, तो इस आदत से आप फिर डेली प्रैक्टिस करोगे, फिर धीरे धीरे अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज करते हुए बढ़ाओगे। अब जो पेड़ है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो पेड़ आप कुछ इस तरीके से बनाते हो। तो यहाँ पे मेरा कहने का केवल इतना मतलब है कि जो भी आप करो उसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाओ। अगर आपको मान लीजिए 4 चीज़ें सीखनी है, आपको खाना बनाने में भी इंटरेस्ट है, आपको स्केचिंग करने में भी इंटरेस्ट है, वाटर कलर करने में भी इंटरेस्ट है, तो आप पहले ये सोचो कि ज़रूरी क्या है। मान लीजिए आपका खाना बनाने का इंटरेस्ट है, वो तो फील्ड ही अलग हो गई। लेकिन आप ड्राइंग की फील्ड में वर्क कर रहे हो, आपको वाटर कलर करना है, तो वाटर कलर करने से पहले आपको ज़रूरत है अपने ड्राइंग पर वर्क करने की, क्योंकि ड्राइंग ख़राब होगी तो आपके स्केचेस जो वाटर कलर प्रैक्टिस है वो भी ख़राब होगी। तो आपने मान लो वाटर कलर की बेसिस के ऊपर काम करना सीखा, मतलब कहाँ पे वाटर को कैसे हैंडल करना है, ब्रश को कैसे हैंडल करना है, साथ में आपने ड्राइंग के ऊपर वर्क किया, फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ाते हो। तो ये आपको सिंपल रखना है, ना कि यार मुझे तो ये एक्सरसाइज भी करनी है, ये प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस तरीके से क्रिटिकल मत बनाइए अपनी लाइफ को। अब यहाँ पे मैं बस क्विकली इस चीज़ को कर दिया। अब हम वाटर कलर का यूज़ करके भी इन स्केचेस को करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस को बनाया जो कि यहाँ पे हम अलग अलग सीन को स्केच करेंगे। वहाँ पे हमने समझा था कि हम वर्टिकली वहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली हमने वो बना के किया था स्केचिंग की प्रैक्टिस, जहाँ पे हमने जो सीन किया था, लेकिन अब उस सीन को हम वर्टिकली भी अरेंज करके देखते हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, जो कि फोर शॉर्टनिंग बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्केल। जब चीज़ें हमसे दूर जाती हैं, यहाँ पे जो पेड़ हैं तो वो हमसे दूर जाते हैं, अगर इन पेड़ों के पास आप खड़े हो तो नेचुरली वो आपसे कम से कम 50 से 60 फीट ऊंचे होंगे, लेकिन आप जब दूर से उनको देखो तो वो काफ़ी छोटे दिखते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फोर शॉर्टनिंग, या इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केल। जहाँ पे चीज़ें जैसे जैसे दूर जाती हैं तो उसमें ब्लरीनेस भी बढ़ती है, और साथ में उसमें जो है उसमें चीज़ें छोटी भी होती हैं। यहाँ पे बस सेम सीन है, हमने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। यहाँ पे जो पेड़ है अब वो थोड़ा उसकी केवल टहनियाँ आएंगी। तो इस चीज़ को अब एक बात समझिए आप, जो पेड़ दूर हैं वो मैंने जस्ट ऐसे ही नॉर्मली बना दिए, लेकिन अब ये वाला जो पेड़ है जो पास है, काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो इसको मैंने उसी तरीके से बनाया कि हाँ कुछ इस तरीके से उसकी पत्तियाँ बनेंगी। और यहाँ पे मैं रफली ये चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। वाटर कलर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, फिर उसमें आप टाइम देते हो कि हाँ मुझे इतना टाइम देना है कि कम टाइम देना है। अगर शॉर्ट स्टडीज़ करते हो तो वो काफ़ी लाइट रहते हैं, क्योंकि वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो कि आप उसमें वाटर कलर यूज़ करते हो, वाटर यूज़ करते हो मेनली, इसलिए ही वो वाटर के कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आप उसके जब शेड्स लगाते हो तो वो भी लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उस पर शेड्स नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्केचिंग को समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली कुछ ही शेड्स में उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, और उसको भले ही आपको थोड़े लाइट लग सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है वाटर कलर को सूखने में। तो वो सारी चीज़ें आप जब करोगे तो खुद आपको समझ में आएंगी कि कितना टाइम लगता है, कैसे आपको उसको हैंडल करना है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको सीन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो खेत रहते हैं तो उनकी जो रास्ते रहते हैं जहाँ से खेत बटे रहते हैं, तो उनको भी आपको थोड़ा थोड़ा बना लेना, ताकि वो देखने में भी अच्छे लगे। और यहाँ पे अभी मैं सेम रूल अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि स्केल वाला रूल, कि यहाँ पे जो रास्ते हैं वो जो उनके खेतों के बीच में रास्ते हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी कम है, और साथ में काफ़ी ज़्यादा वो पतले होते चले जाते हैं। वहीं यहाँ पे जितने भी ज़्यादा वो नज़दीक आएंगे तो उनके बीच का गैप भी बढ़ता जाएगा, और साथ में रास्ते भी चौड़े होते जाएंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा और यहाँ पे पोल्स को ऐड करते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा रहती है फसल की जानवरों से, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वो वैसे वैसे आप खुद से भी ये करने लग जाओगे। अब यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा पर्सन को या ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करने वाला जिसमें आपको समझने में भी टाइम लगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी थंबनेल स्केचेस को समझ लिया है। और वहाँ पे मैंने जो भी ऐड किया, जो पर्सन को ऐड किया, यहाँ पे अभी हम एक पर्सन को ऐड कर देते हैं। तो वहाँ पे आपने जो भी चीज़ें ऐड की तो वो सारी चीज़ें आपने मैं इसलिए ऐड कर पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी उन चीज़ों पर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, और मैंने ह्यूमन स्केचेस, ह्यूमन को फिगर्स पर, पोर्ट्रेट पर काफ़ी काम किया है, तो उन चीज़ों को मैं इजीली कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको अभी ये चीज़ें अभी से बहुत ज़्यादा ऐड करने के पीछे नहीं पड़ना है कि नहीं मुझे तो अभी से सारी चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के पीछे पड़ोगे तो फिर आप जो बेस है, जो समझने वाली चीज़ें, उनको सही से नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे ये पर्सन है, यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे मैं इसको क्या दे दूँ हाथ में, कर सकते हो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें फ्रीली कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को दिखा नहीं रहे हो। स्केचेस का ये देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो रहती है कि हम स्केचेस को स्केचेस की तरह ही नहीं करते, उसको हम करते हैं फाइनल वर्क की तरह। देखिए फाइनल वर्क होता है जो आप किसी को दिखाने के लिए बनाते हो, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कई घंटे का भी टाइम देते हो। लेकिन जो स्केचेस रहते हैं वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होते, वो कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि एक सिंगर कई घंटे प्रैक्टिस करता है डेली, फिर जब उसकी फाइनल परफॉर्मेंस होती है तो वो उसका फाइनल वर्क रहता है। लेकिन जो उसका फाइनल वर्क रहता है वो उसकी डेली प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस रहता है, मतलब जो डेली की प्रैक्टिस रहती है उसी के बेस पर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है।
तो आपको भी ये समझना होगा कि आपको डेली स्केचेस जो आप करते हो वो आपको किसी को दिखाने नहीं, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। और यहाँ पे मैं जो भी दिखा रहा हूँ वो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन का ही पार्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जो पर्सन मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर की तरफ एक पर्सन को और ऐड करता हूँ, तो इसके हेड का इक्वल, इसी के मतलब कुछ इस तरीके से इक्वल रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी छोटी रहेगी पीछे की तरफ। मतलब अब जितना लंबा ये आदमी है इतना लंबा ये आदमी नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा और दूर को ऐड कर दूँ किसी पर्सन को, तो वो भी और छोटा बनने वाला है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें, इसको हम बोलते हैं फोर शॉर्टनिंग। और यहाँ पे मैं इसलिए ये वर्ड्स बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप ये समझ आओ कि किसको क्या बोलते हैं। जब हमें वर्ड्स क्लियर रहते हैं तो हमें फिर समझ में आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ समझनी है। बस बिना उसको क्रिटिकल किए आप ये चीज़ें कर सकते हो इजीली। यहाँ पे अब मैंने एक पर्सन को और बनाया, इसको अब देखिए इसमें मैंने थोड़ा इसके फेस के फीचर्स को भी दिखाया, जो हेड है, नो आइज है, नोज है, लिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं उन सारी चीज़ों को नहीं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग इसमें कलर करके देखते हैं, या फिर पहले ये काम करते हैं, इस वाले सीन को भी कर लेते हैं ताकि कॉम्बिनेशन के साथ दोनों को हम करते चलें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और सिंपल सा सीन लेता हूँ, जो कि मैं आप अपने मन से, जो कि मैंने यहाँ पे अपने गांव में भी नहीं देखा, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग ही मन से ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये थोड़ा सनसेट का सीन भी होने वाला है, जिसमें सन आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट कुछ नदी पेड़ इस टाइप का सीन दिखा रहा हूँ, जिसमें हम कुछ ब्रश टेक्निक्स को भी समझेंगे कि किस तरीके से ब्रश टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी ब्रश टेक्निक्स होते हैं। वो हम इस वाली पेंटिंग में भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा उनको अलग से करके देखेंगे यूज़। अब यहाँ पे मैं जो एक वाटर बॉडी, यहाँ पे पानी का थोड़ा फ्लो है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो बस इतना ही ये सीन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रास को भी ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक दो खजूर के पेड़ को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इमेजिनेशन से ही चल रही हैं। अब इसमें हम वाटर कलर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरे पेपर को, जो हमारा एक जो फ्रेम है, उसको मैंने एक सेलो टेप की हेल्प से अभी मास्क कर लिया, मतलब उसको चारों तरफ से चिपका लिया है, ताकि जो हम पेंटिंग जब बना लें, जो स्केच बना लें, तो उसके बाद जो उसकी एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहे, तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। ये मास्किंग टेप होता है, इसका यूज़ आप अपनी स्केचिंग में कर सकते हो, मतलब इस टाइप के स्केचेस में, जो कि 30-40 रुपए का आ जाता है, काफ़ी टाइम चलता है। अब यहाँ पे मैं इन 3 ब्रशेस का यूज़ करने वाला हूँ, जहाँ पे एक ये मूव ब्रश है और 2 राउंड ब्रश है। और आप जब भी ब्रश लेने जाओ तो वहाँ पे ये चेक कर लिया करो कि ब्रश को लेने से पहले उसको पानी में भिगो लिया करो। अगर भिगोने के बाद भी उसकी कुछ इस टाइप से पतली सी टिप बन रही है, मतलब उसकी जो नोक है वह पतली है, तो उसको आपको ब्रश को ले लेना है। लेकिन ऐसा होता है जब हम लेने जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी उनकी टिप काफ़ी ज़्यादा पतली रहती है। वो की इसलिए रहती है क्योंकि उनमें ग्लू लगा रहता है, तो आपको उसको थोड़ा सा पानी लगा के उसको पानी में डिप करके देखना है। अगर कुछ इस टाइप से उसकी पतली नोक जैसे कि इस वाले ब्रश में भी बन रही है, और यह अपने आप बननी चाहिए, आपके हाथ लगाने से नहीं, तो आप इन ब्रशेस का यूज़ कर सकते हो। और मूव ब्रश को भी अभी साइड में रख सकते हो। तो यहाँ पे एक पेंटिंग हम केवल इन 2 ब्रश की हेल्प से करेंगे और एक में हम मूव ब्रश का भी यूज़ करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कैसे आपको ये चीज़ें करनी है। अब इस वाले में मैं थोड़ा सा एक फ्लैट ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ, जो ताकि हम बड़े एरिया में थोड़ा काम कर सकें। तो अभी इसमें मैं थोड़ा वाटर को स्प्रे कर रहा हूँ ताकि सरफेस थोड़ा ड्राई है, मतलब वेट रहे, ताकि हम उसमें कलर को अच्छे से स्प्रेड कर सकें। अब हम यहाँ पे कलर को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन कैसे मैच किया जाता है, तो यहाँ पे अभी मैंने येलो कलर लगाया, तो यहाँ पे आपको हर कलर लगाने के बाद ब्रश को धो लेना है। और यहाँ पे क्योंकि हम वेट एंड बेट टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम पहले हमने पेपर को गीला कर लिया तो वो बेट ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम फिर ऊपर से बेट कलर लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक काफ़ी अच्छा जो टेक्सचर है, काफ़ी अच्छा स्मूथ एक इफेक्ट बनाता है, जो कि केवल आप वाटर कलर में ही अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं
थोड़ा सा खेतों की हरियाली भी बना देता हूँ। पर ये चीज़ एज आ एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी ट्राई करेंगे जो कि कुछ ऐड कर दिया, कुछ रिमूव कर दिया, तो इस टाइप से भी। हालांकि इस सीन में काफ़ी कुछ था, मैंने जब उसको ड्रॉ किया था अपने स्केच के दौरान, तो वहाँ पे काफ़ी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ ट्रॉली वगैरह भी खड़ी थी, तो यहाँ पे मैंने उन सबको स्किप कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पेड़ है पीछे के, तो मैं उनको एक थोड़ा सा नीला सा कलर दे देता हूँ ताकि वो फील हो कि दूर में है, नीला हरा सा कलर। और ये चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा वाटर को स्प्रे करता जाता हूँ ताकि वो एक फील आपको आए, और वहाँ पे थोड़ा जो लाइट इफेक्ट भी रहे। तो यहाँ पे वेट एंड वेट टेक्निक में अपने आप कलर मिक्स होते हैं। और यहाँ पे हम पेपर को थोड़ा सा एंगल में रखते हैं ताकि जो कलर है वो नीचे की तरफ फ्लो हो सके। और आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपको हमेशा ही अपने जो ब्रश है उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चलाना है ताकि आप सही तरीके से सही इफेक्ट को पा सको। क्योंकि जब आप वर्टिकली चलाते हो, मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अब यहाँ पे मुझे थोड़ा साफ करना है, यहाँ पे जो वाटर कलर है उसमें आपका ब्रश ही आपका इरेजर होता है, और आपका ब्रश ही आपका टूल होता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने साइड में एक कपड़ा रखा है जिसपे मैं बार बार ब्रश को साफ करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अगर लाइट करनी है तो उसको भी आप ब्रश की हेल्प से ही लाइट भी करोगे, और उसको ब्रश की हेल्प से ही कलर लगाओगे। तो अब हॉरिजॉन्टली जब आप लगाते हो तो जो आपकी वैल्यू है फ्लैट नहीं रहती है, कुछ इस तरीके से हो जाती है। इसलिए आपको अभी जो है इस टाइप से ये चीज़ नहीं करनी है। अब यहाँ पे रास्ता है तो हम थोड़ा उसको भी कलर किए देते हैं। और अभी आपको एक और चीज़ करनी है कि हर लेयर के बाद इसको थोड़ा रेस्ट देना है ताकि वो सूख जाए अच्छे से। फिर उसके बाद हम उसमें नेक्स्ट लेयर को अप्लाई करेंगे। अभी हम सिंगल ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, अब आगे हम उसमें थोड़ा सा राउंड ब्रश का भी यूज़ करके इस स्केच को कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ आपको खुद से डिसाइड करनी है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसा बोलता जाऊँ, आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है। आप अगर राउंड ब्रश से कंफर्टेबल हो तो आप राउंड ब्रश से इस चीज़ को कर सकते हो कि बहुत पतली जगह पे काम करना है तो आप राउंड ब्रश का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जो चीज़ ये वाली चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे जो वाटर की वजह से अभी यहाँ पे गीला है तो वो अपने आप नीचे की तरफ स्प्रेड हो रहा है। तो ये चीज़ आप केवल वाटर कलर में अचीव कर सकते हो, और ये अपने आप ही होती है। अब हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा और येलो कलर को ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा टेक्सचर बन जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा और येलो को डार्क, मतलब थोड़ा ज़्यादा कलर लेके, वाटर कलर में आप जो कलर यूज़ करते हो उसमें मेन ये रहता है कि आपको कितना पानी मिलाना चाहिए। जब आप पानी को मिलाना सीख जाते हो तो आप फिर अच्छे से इस चीज़ को भी कर पाते हो। और ये चीज़ केवल प्रैक्टिस से आती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और, क्योंकि जब हम नज़दीक रहते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा डार्कर शेड दिखता है किसी भी चीज़ का, मतलब कंट्रास्ट ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पे हम अपने रास्ते में जो है मैंने कोबाल्ट ब्लू और जो आपका बर्न्ट सियाना होता है उसका मिक्सचर यहाँ पे लगाया है ताकि जो कलर है थोड़ा, यहाँ पे एक चीज़ हम ब्लैक कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम जो भी कर रहे हैं डार्क शेड अचीव करते हैं उसको ब्लू, बर्न्ट सियाना और पोर्सियन ब्लू, इस टाइप के हम शेड्स को कंबाइन करके मिला के 2-4 शेड्स को थोड़ा सा डार्क का शेड अचीव करते हैं। और यहाँ पे जो भी आप लाइट करना चाहते हो तो लाइट वैल्यू अचीव करने के लिए आप यहाँ पे पानी का यूज़ करते हो, ना कि वाइट कलर का। तो स्टार्टिंग में अगर आप अभी एकदम नए हो वाटर कलर में तो आपको इन दो कलर्स को तो बिल्कुल से नहीं यूज़ करना है, जो कि एक तो आपका ब्लैक कलर और दूसरा आपका वाइट कलर। जब आप थोड़ा सा काफ़ी टाइम तक वर्क कर लो तो आपको फिर समझ में आएगा कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है, तो फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी आपको इन चीज़ों को नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं इनकी थोड़ी सी परछाई को भी नीले और बर्न्ट सियाना के जो पोर्शन ब्लू और आपके बर्न्ट सियाना के मिक्सचर से थोड़ा सा इसको भी कर देता हूँ ताकि जो सनलाइट का भी इफेक्ट आए कि हाँ। और यहाँ पे जो
पोल्स लगे हैं लकड़ी के डंडे, तो उनको भी हम कुछ इसी तरीके से कलर भी देते हैं, तो एक इफेक्ट आने लगता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, मतलब सनलाइट भी पड़ रही, तो जो 3Dनेस है वो आने लगती है हमारे वर्क में। अब यहाँ पे हम जो पोल्स हैं उनको कलर देंगे। तो लकड़ियाँ बेसिकली ब्राउन कलर की होती हैं, तो यहाँ पे मैंने बर्न टेम्पर का यूज़ किया है और इनको मैं अभी दे रहा हूँ। और हालांकि लाइट जब इस तरीके से इस साइड से आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा ब्लैक भी है, मतलब थोड़ा डार्क कलर भी ब्लू का शेड ऐड करेंगे, ताकि इसमें जो है लाइट का फील आए कि ये थोड़ा इस साइड से आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा शेड भी हम ऐड करेंगे ताकि सही इफेक्ट आए। अब यहाँ पे जैसे जैसे जो दूर जाएंगे जो पोल्स, तो वो उनकी बीच की डेप्थ भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ थोड़ा सा ये तार वगैरह लगे हैं, उसमें जो फेंसिंग है, तो उसकी भी हम परछाई दिखाएंगे हल्के हल्के, ताकि एक रियल फील आए। और वाटर कलर में आप जो भी वाटर कलर यूज़ करते हो, तो वहाँ पे जब आप उस शेड को लगा देते हो तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो जब आप काफ़ी मतलब टाइम दे के पेंटिंग बनाओ, जैसे कि फाइनल पेंटिंग टाइप आप वर्क्स बनाओ, तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा पेपर साइड में रख लेना है, जहाँ पे आप कलर्स को इस तरीके से लगा के चेक कर लिया करो कि हाँ कितना डार्क है उसकी वैल्यू। उसके बाद आप पेंटिंग में अप्लाई किया करो, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा सही रिजल्ट्स मिलेंगे और उसमें आपका टाइम भी बचेगा और पेंटिंग आपकी ख़राब भी नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीन को भी यूज़ करके ये पास के जो रास्ते हैं उनको थोड़ा सा और वैल्यू उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, ताकि थोड़ा ये फील आए कि वो थोड़ा नज़दीक में है। और ये वाले हैं तो ये स्केचिंग, जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ हमेशा कि वाटर कलर में स्केचिंग ज़रूरी है। तो वाटर कलर में यहाँ पे अगर आप डर डर के काम करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वाटर कलर आपका परफेक्शन से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रश को मूव कर रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप वाटर का यूज़ कर रहे हो, वाटर बहुत जल्दी आप उसका मतलब जो बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है, वाटर कलर बहुत जल्दी फैल जाते हैं। तो आपको जब वाटर कलर में आप वर्क करो तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करना ज़रूरी है, तभी आप उसका जो सही टेक्सचर है, सही रिजल्ट है, वो अचीव कर पाओगे। अगर आप डर डर के काम करोगे तो आप जो अपना मनपसंद जैसा काम करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्फिडेंस भर के अच्छे से इसमें काम करना ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ, और जो स्केचिंग है वह भी कुछ इसी तरीके से होती है। जब आप स्केचिंग करते हो तो वहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉपी नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एकदम वो नहीं करते हो कि हाँ मुझे एक एक चीज़ बनानी है। वहाँ पे आपने बस फील के ऊपर काम करना होता है। तो वही एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ को कॉपी नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कम भी करते हो, ज़्यादा भी करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। इसलिए वाटर कलर टाइम के साथ अपने आप डेवलप होता है। आप सोचो कि 2-4 पेंटिंग्स बना के मैं वाटर कलर में मास्टर हो जाऊं, तो आपको कई सौ कई हज़ार पेंटिंग्स बनानी पड़ेंगी, तब जाके आपको वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, तब आप जाके एक काफ़ी अच्छे वाटर कलरिस्ट बनोगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पर्पल और नीले का शेड मिक्स करके, तो यहाँ पे मैं जो पास वाला पेड़ है उसको मैं कर रहा हूँ। और देखिए पास में जो पेड़ रहते हैं उसमें भी डार्कनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें आप यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा पत्तियाँ दिखाने लगोगे तो नीचे वाली जो पर्सन है उन पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ को मुझे दिखाना है, किस चीज़ को नहीं दिखाना है, किस पर फोकस ज़्यादा करना है। तो वो सारा एक्सपेरिमेंट करके आप फिर उसमें जो है वॉल्यूम ऐड करोगे, वैल्यूज़ को ऐड करोगे, डार्कनेस को ऐड करोगे, तो उसी तरीके से जो टेक्सचर है, जो फिनिशिंग है, वो आपके वर्क में आएगी। अब यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं उनका शेड लाइट हो गया क्योंकि वो सूख गया है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी डार्कनेस और ऐड करने वाले हैं। तो आपको
थोड़ा सा वेट करना है जब एक लेयर सूख जाए। जब आप, जैसे कि अभी हम वेट एंड वेट टेक्निक को समझे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर को लगा के भी देखते हैं, तो यहाँ पे वो अपने आप ही जो स्मज है अपने आप ही ब्लर हो जाता है, क्योंकि जो नीचे की लेयर है वो ऑटोमेटिकली उस कलर को फैला देती है। और वाटर कलर में आप जैसे कि कलर सूख भी जाता है, जैसे कि आपने कलर्स को निकाल के रख लिया पैलेट में, तो वो सूख भी जाता है, तो आप जब उसमें पानी डालो तो नॉर्मली वो अपने आप पतला हो जाता है, फैल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब नीचे की लेयर वो गीली रहती है, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप उसके ऊपर गीला भी लगाते हो, या कई बार हम ड्राई टेक्निक का यूज़ करके सूखा कलर भी लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नीचे की लेयर उस कलर को फैला देती है। जिस तरीके से हम बचपन में इंक को लेके पानी के ऊपर डालते थे तो इंक अपने आप फैल के एक अच्छा सा पैटर्न बना लेती थी, तो कुछ इसी तरीके से वाटर कलर भी वर्क करते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि हाँ, जब मेरी नीचे की लेयर ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद ही आपको अगली लेयर लगानी है। और इसमें भी आपको ये सोचना है कि हाँ, मुझे अगर थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट चाहिए तो मुझे जो लेयर है वो उसको पहले ही अप्लाई करना है, ताकि, और एक ये रहता है कि यहाँ पे अब हल्का सा थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो अब यहाँ पे मैं कितनी देर बाद कौन सी लेयर यूज़ करूँ, तो वो आपको डिसाइड करना होगा, खुद एक्सपेरिमेंट करना होगा कि मुझे ऐसा टेक्सचर चाहिए तो मैं कितनी देर बाद अगली लेयर को अप्लाई करूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लर करना है तो मैं स्टार्टिंग में ही उसको लगा के मैं ब्लर कर दूंगा। अगर मुझे कम ब्लर चाहिए तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि हाँ, अब थोड़ा सा इसमें मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग ही करते हो, और इसमें गलतियाँ होना नॉर्मल सी बात है। आप सोचो कि एक दो दिन में हो जाए, तो ये नहीं होगा, आपको हज़ारों स्केचेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी स्केचेस में थोड़ी सी मास्टरी आएगी, आप उसको अच्छे से करने लग जाओगे। और इसी की तरीके से आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने वर्क में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये बूढ़े अंकल हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं, ताकि हमारी पेंटिंग में, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रास्ट को यूज़ करेंगे। और एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे हमने जैसे कि इनको इमेजिनेशन से स्केच किया, तो यहाँ पे आप देखो इनके हाथ, जब आप नॉर्मली हाथ बनाते हो तो हम कुछ डायरेक्ट सीधे गोल गोल हाथ बना देते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हाथ बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली हमारे हाथ ऐसे होते ही नहीं है। हमारा हाथ जब आप शोल्डर से उसको देखते हो, तो शोल्डर से आप जब थोड़ा शोल्डर चौड़ा रहता है, उसके बाद हल्का सा हाथ पतला भी होता है। फिर जैसे जैसे आप और नीचे की तरफ बढ़ते हो, जो हमारी एल्बो होती है उसके नीचे बढ़ते हो, तो आप देखते हो कि जो हाथ है फिर वो थोड़ा सा वाइड होता है, यानी कि चौड़ा होता है, फिर उसके बाद और दोबारा से थोड़ा धीरे धीरे पतला होता है, और हमारी जहाँ पे कलाई होती है वहाँ पे बहुत
बादल हैं तो उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे, अब जैसे कि मैं एक सिंगल ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारा मूव ब्रश है। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो बादल थोड़े ऐड किए हैं उनको, अब बादल को भी ऐड करते टाइम ये याद रखना कि दूर जाते टाइम बादल छोटे होते हैं। अब यहाँ बना रहे हैं और इसमें अभी हम दूसरा ब्राउन शेड भी यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा खुद ही दिखने लगे।
मैं 7 या 8 में पढ़ता था, उस टाइम पे मैं इतना अच्छा ड्राइंग में था ही नहीं, बहुत गंदी ड्राइंग थी। तो वहाँ पे मुझे हाथी बनाना था। अब मैं इतना परेशान रहा कि यार कैसे बनाए कैसे बनाए। फिर मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि ये तो कॉपी में बनाना है, वो तो कैसा भी बने, लेकिन मैं हाथी बना के रहूँगा, मैं सीख के रहूँगा कि कैसे बनता है। तो मैंने उसको कम से कम 500 से 800 बार उस हाथी को बनाया 1 महीने में। जब भी फ्री बैठता था बस हाथी बनाता, बस हाथी बनाता। वहाँ पे ना मुझे ये था कि मुझे किसी को दिखाना है, ना ये था कि मुझे अपनी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। वहाँ पे केवल यही सवाल था कि मुझे हाथी बना करना है, वो आप सीखते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अभी रिसेंटली मैंने शेयर भी की है, कि अब यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ इतनी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ना कि नॉलेज। और आप अगर मान लीजिए अपनी यूट्यूब चैनल भी रन करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप यहाँ पे सेम टू सेम मेरा कंटेंट डाल सकते हो, यहाँ पे कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि आप जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप एग्जैक्ट कॉपी करके डाल सकते हो, उसको एकदम वर्ड टू वर्ड उसको डाल सकते हो, लेकिन वो आपकी नॉलेज नहीं रहेगी, वो नॉलेज रहेगी मेरी ही, भले ही आप अपने मुंह से उसको बता रहे हो। नॉलेज कब बनती, जब आप उस चीज़ पर वर्क करते हो। मान लो आपने ABCD लिखना सीखा, फिर आपने 10 राइटर्स की बुक्स पढ़ी, पोइट्री, मान लो आपको पोइट्री में इंटरेस्ट है, आपने पढ़ा, तो फिर उससे जो आपका माइंड डेवलप हुआ, फिर आप एग्जैक्ट वही पोइट्री लिख दो तो उसमें आपका कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन उसके बेस पे उनको समझ के आप अपने इंटरेस्ट के साथ अपने थॉट्स को जब पेपर पर उतारते हो, जो मैटर है, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो आप जब पेपर पर उतारते हो तो वो आपकी नॉलेज है। इसी तरीके से ड्राइंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मान लो, जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो उससे कुछ ऐसे पॉइंट्स समझ में आएंगे आपको, जो शायद मैं आपको यहाँ पे अभी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वर्क कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे पॉइंट्स आते ही हैं जो आपको नहीं बताए जाते, लेकिन आप खुद से उसको समझते हो, सीखते हो। आप ब्रश को मूव कर रहे हो, तो ब्रश को चलाते टाइम जो गलतियां आप करते हो, तो वहाँ पे आप सीखते हो कि हाँ, इस ब्रश को अगर ऐसा चलाया जाए वाटर कलर में या एक्रिलिक में तो ये इफेक्ट आता है। अगर मुझे ये इफेक्ट चाहिए तो मैं इसको कर सकता हूँ, अगर मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से नहीं चलाना है। तो वो आपकी नॉलेज है। तो इस तरीके से आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो उस पर प्रॉपरली वर्क कीजिएगा और इन सारी बातों को ध्यान में रख के प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि और भी ऐसे ही एपिसोड आने वाले हैं, और जो कि यहाँ स्केचिंग से रिलेटेड भी रहेंगे और फंडामेंटल से भी रिलेटेड रहेंगे। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिएगा।